हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अमेरिका की कुछ पॉपुलर लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो 19th और 20th सेंचुरी में अकर हुई थी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका नाम है इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस कंडीशन ऑफ अमेरिका 19th और 20th सेंचुरी में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उस वीडियो को पहले आप ज़रूर देखें ताकि कोई भी पॉपुलर लिटरेरी मूवमेंट को समझने से पहले हमें उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को समझना ज़रूरी होता है। रोमांटिसिज्म एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म 1820 टू 1850s, ये सबसे पहला लिटरेरी मूवमेंट था जो अमेरिका के 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तो लेट्स बिगिन दिस। यूरोप में रोमांटिक एरा 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी, मगर इसे अमेरिका आते आते काफ़ी देर हो गया और ये 1820s में इसका इमर्जेंस हुआ। रोमांटिसिज्म को हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इसमें काफ़ी एम्फेसिस किया जाता है इमोशन के ऊपर, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, नेचर के आइडियलाइजेशन के ऊपर, साइंस के सस्पिशन को लेकर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर। इस मूवमेंट के राइटर्स का मानना है कि इमोशन एक ऑथेंटिक सोर्स है एस्थेटिक एक्सपीरियंस का। ये जो मूवमेंट था ये रिजेक्ट करता आइडिया ऑफ मॉडर्निटी, रैशनलिज्म और रिलीजियस रिजिडिटी। इंस्टेड ये मूवमेंट फोकस करता था इंडिविजुअल के इमोशंस के ऊपर, एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक है इस पीरियड के। ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें फीलिंग्स को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था रीज़न के ऊपर, और सेल्फ एक्सप्रेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था ट्रेडिशनल रिस्ट्रेंट्स के ऊपर। अमेरिकन रोमांटिसिज्म एक ऐसी पहली लिटरेरी मूवमेंट थी जो कि रियल सेंस में हुई थी अमेरिका में। इनफैक्ट इस पीरियड को हम लोग अमेरिका रेनाइसा पीरियड से भी जानते हैं, क्योंकि अराउंड दिस पीरियड अमेरिकन राइटर्स जो है वो अपने आप को डिस्टिंक्ट करना चाह रहे थे ब्रिटिश और यूरोपियन स्टाइल से। अमेरिकन राइटर्स जो है अमेरिकन वॉइस को सर्च कर रहे थे, अपनी खुद की आइडेंटिटी को बिल्ड करना चाहते थे। उस आइडेंटिटी से वो अपने आप को डिस्टिंग्विश करना चाहते थे ब्रिटेन लिटरेचर से। अमेरिकन रिवॉल्यूशन और वॉर ऑफ 1812 के बाद अमेरिका के अंदर सेंस ऑफ नेशनलिज्म आया। ब्रिटिश रोमांटिक राइटर्स से इंस्पायर होने के बाद अमेरिकन आर्टिस्ट लोग ने भी एस्थेटिक एक्सपीरियंस को शेयर करना स्टार्ट किया थ्रू रोमांटिक लेंसेज, और जनरली नेचर, इमोशन और सेल्फ के एस्थेटिक के ऊपर लिखा करते थे। टाइम के गुजरने के साथ साथ अमेरिकन लिटरेचर में डेमोक्रेटिक थॉट एंड कंसेप्ट की डेवलपमेंट हुई, और इस डेवलपमेंट के अंदर इंडिविजुअल को ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लगा, और ये मैटर नहीं करता था कि वो इंडिविजुअल किस बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है। इसी डेमोक्रेटिक डील की इंक्रीजमेंट के बाद अमेरिकन रोमांटिसिज्म जो है वो थ्राइव करने लगा, काफ़ी डेवलप होना स्टार्ट हो गया। राइटर जैसे राल्फ वॉल्डो इमर्सन, उनको माना जाता है कि उन्होंने अमेरिकन रोमांटिसिज्म की पाथ को पेव किया है और अदर राइटर्स को भी इंस्पायर किया है कि वो यूरोपियन फॉर्म स्ट्रक्चर और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को पीछे छोड़कर अपनी नेशनल आइडेंटिटी को एग्जामिन करें। रोमांटिक पीरियड ऑफ अमेरिका ने कुछ अमेरिका के ग्रेटेस्ट राइटर्स को जन्म दिया, जैसे कि नाथानियल हॉथॉर्न ने स्कारलेट लेटर लिखा था। ये बेस्ट नोन अमेरिकन नॉवेल्स है 1850 की। ये एक ड्रामेटिक स्टोरी है एक वुमेन की जिसको कास्ट आउट कर दिया गया था प्यूरिटन कम्युनिटी से क्योंकि उसने एक अडल्ट्री कमिट किया था। और साथ ही हरमन मेलविल की मॉबी डिक 1805 में जो पब्लिश हुई थी, वो हिस्ट्री की मोस्ट फेमस स्टोरी है एक मैन के बारे में अगेंस्ट द एलिमेंट। इन राइटर्स के साथ साथ काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर्स भी आए, जैसे वाशिंगटन इरविंग, जेम्स फेनीमोर कॉपर, वॉल्ट व्हिटमैन, एमिली डिक्सन, राल्फ वॉल्डो, एडगर एलन पोए, हेनरी डेविड्स। ये थी हमारी रोमांटिक पीरियड ऑफ अमेरिका। इसके बाद हम लोग ट्रांसेंडेंटल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रोमांटिसिज्म पीरियड से इमर्ज होने के बाद 1800 के लेटर पार्ट में फर्स्ट नोटेबल अमेरिकन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इमर्ज हुआ जिसका नाम ट्रांसेंडेंटलिज्म रखा गया। ये एक ऐसी लिटरेरी और फिलोसफिकल मूवमेंट थी जो कि मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी 1830s और 1850s के बीच। ये मूवमेंट में ज़्यादातर एम्फेसिस किया जाता था एक इंडिविजुअल के क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी इक्वालिटी के ऊपर। ये मूवमेंट काफ़ी इन्फ्लुएंस था इंग्लिश राइटर के विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज से। ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट फोकस करते थे कुछ मेन फिलोसफिकल पॉइंट के ऊपर, जैसे कि आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस, इंडिविजुअल कॉन्साइंस, यूनिटी ऑफ ऑल थिंग इन नेचर, इंट्यूशन ओवर रीजन, इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म एंड डिवाइनिटी ऑफ द नेचर। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे इस मूवमेंट की। ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे होते थे वो लोग नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होते थे, मतलब ऐसे जो कि कोई भी चीज़ ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। ये सारे राइटर्स एक बिलीफ रखते थे कि हर एक इंडिविजुअल अपने साथ यूनिवर्स लेके घूमता है,
हर एक आदमी स्पेशल है और हर एक सोल यूनिवर्सल सोल है, हर एक सोल इटर्नल वन है। इंट्यूटिव थॉट्स जो है वो रीज़न से ज़्यादा उसको एम्फेसिस किया जाता था। ट्रांसेंडेंटलिज्म को हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एबिलिटी टू नो समथिंग थ्रू इंस्टिंक्टिव फीलिंग रादर देन कॉन्शियस रीजनिंग। मतलब दिल क्या कह रहा है ओवर द कॉन्शियस रीजनिंग, मतलब दिमाग क्या कह रहा है, उन बीच की डिफरेंसेस को हम लोग ट्रांसेंडेंटलिज्म के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आप बाहर जाने वाले हो और दिन काफ़ी शाइनी सनी है, सडनली आप बाहर निकलते हो तो आपको आपके दरवाजे के पास एक अम्ब्रेला पड़ा हुआ दिखता है जो कि आपका है, और आपका दिल कहने की कोशिश कर रहा है कि इस अम्ब्रेला को ले लो, मगर आपके जो इंटेलेक्ट्स है वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें इस अम्ब्रेला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि धूप काफ़ी है, बारिश होने की कोई चांसेस नहीं। आप अपनी इंस्टिंक्ट्स यानी दिल से कन्विंस होकर उस अम्ब्रेला को साथ ले लेते हो और आगे कुछ दूर चलने के बाद बारिश शुरू होती है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि आपका इंटेलेक्ट ये कह रहा था कि आप अम्ब्रेला ना लो क्योंकि मौसम काफ़ी सनी है, मगर आपकी इंस्टिंक्ट कह रहे थे कि अम्ब्रेला ले लो। तो इसी चीज़ को हम लोग ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं, जिसमें इंस्टिंक्ट जो है उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है कि दिल क्या कह रहा है ओवर द ब्रेन, मतलब हमारा माइंड या इंटेलेक्ट्स क्या हमें समझाना चाह रहा है मगर हमारा दिल क्या कह रहा है। इसी चीज़ को हम लोग ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं। सो इन ट्रांसेंडेंटलिज्म इंट्यूशन को ज़्यादा प्रोसीड किया जाता है ओवर इंटेलेक्ट और कॉन्शियस रीजनिंग। राल्फ वाल्डो इमर्सन की फिगर है ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट में। इन सितंबर 1836 में उन्होंने एक फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, जिस मीटिंग को बाद में ट्रांसेंडेंटल क्लब्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्लब है। इमर्सन, हेनरी डेविड थोरियो, वॉल्ट विटमैन, मार्गरेट फ्यूलर, ये कुछ 4 कोर मेंबर है इस ग्रुप के, इस क्लब के। ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे ये लोग ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द प्यूरिटन्स के अगेंस्ट थे। अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट एक रिलीजियस, फिलोसफिकल, लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट है, और इस मूवमेंट का इम्पैक्ट हमारे अमेरिकन लिटरेचर में काफ़ी ईजिली दिखता है। इमर्सन ने इस आइडिया को इटर्नलाइज किया था कि ये राइटर की ड्यूटी है इस वर्ल्ड को क्लियरली देखना, और इसी की वजह से वो राइटर्स को लिबरेटिंग गॉड्स के नाम से पुकारते थे। इमर्सन के अकॉर्डिंग माउंटेन, ग्रीन्स, स्टार्स, सबका एक एसेंशियल कनेक्शन है नेचर, गॉड और मैन के बीच में, और ये सारे एक है। ये बिल्कुल इमर्सन की वजह से जो पोएट को हमेशा रिमाइंड करते थे अपने जॉब के रिगार्डिंग कि उनका जॉब ये है कि वो लोगों को बताए कि गॉड जो है हर जगह है और हर एक चीज़ की अलग खूबसूरती है, यहाँ तक कि जो कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी होता है उसकी भी एक अलग खूबसूरती है। इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए इमर्सन ने अपनी फर्स्ट वाइफ के टॉम को खोला था उनकी डेथ के 1 साल के बाद। ट्रांसेंडेंटल्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट एम्फेसिस देते हैं इमेजिनेशन के ऊपर भी। इमेजिनेशन लोगों को अलाउ करता है कि अपने माइंड को रिसोर्सफुल बनाने के लिए, ऐसे आइडियाज़ को फॉर्म करने के लिए जो कि सेंसेस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट नहीं है। एज द राइटर और रीडर इमेजिन्स, जैसे कि कोई भी रीडर और राइटर इमेजिन्स करता है या कोई भी आदमी कुछ भी इमेजिन करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी अपने आप को ट्रांसेंड कर रहा है। इमेजिनेशन की वजह से लोग अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बियॉन्ड जाते हैं, उनकी माइंड, उनकी बॉडी को एक नए एहसास को महसूस करने का मौका मिलता है। जैसे ईयर 1850 अराइव होता है, ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है उसकी कुछ इन्फ्लुएंसेस ख़त्म होने लगते हैं, और ये जनरली मार्गरेट फ्यूलर के डेथ के बाद होता है 1850s में। फिर भी इसके जो कुछ मेंबर रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं इन द पब्लिक आइज। After this period, we have to study about the realism and naturalism period, which spans from 1865 to 1900. Let's begin. American realism in literature ये एक 19th सेंचुरी मूवमेंट है जो एक रिएक्शन और रिजेक्शन था रोमांटिसिज्म के खिलाफ। इंस्टीड ऑफ रोमांटिसाइज स्टोरीज एंड सीन्स, लिटरेरी रियलिज्म जो पोर्ट्रे करने लगा एवरीडे लाइफ को और एक्सपीरियंस को, जैसे कि ये आमतौर पर हमारे सामान्य ज़िंदगी में होते। ये मूवमेंट 1830s की शुरुआत में शुरू हुआ था, मगर ये अपनी प्रोमिनेंस में सिविल वॉर के बाद या 19th सेंचुरी के एंड में पहुंचा, जब अमेरिकन्स ने डिस्कवर किया हार्शनेस ऑफ फ्रंटियर्स लाइफ और सिविल वॉर के बारे में। वो सिविल वॉर जिसने पूरे नेशन को शॉक करके रख दिया था। अमेरिकन्स जो है अब वो राइट और थिंक करने लगे रियलिटी के बारे में इंस्टेड ऑफ इमेजिन और फैंटास्टिक आइडियाज़। बिटवीन 1870s और 1910 के दौरान 2 मेन मूवमेंट जो है अमेरिकन लिटरेचर में हुए। रियलिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट था जो कि ऑर्डिनरी लाइफ सिचुएशन को दिखाता था और उस स्टोरी में एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर को इंक्लूड किया जाता था। रियलिस्टिक राइटर जैसे कि स्टेफन क्रेन जो कि हमेशा ल्यूसिड स्टोरीज लिखती थी सिंपल पीपल के बारे में। और दूसरा जो मूवमेंट था इस पीरियड में, इसको नेचुरलिज्म के नाम से जाना जाता है, वो रियलिज्म का ही एक पार्ट है।
रियलिज्म की तरह नेचुरलिज्म भी रियल पीपल को दिखाते थे रियल सर्कमस्टांसेस में, मगर जो नेचुरलिस्ट राइटर होते थे वो नेचर, फेट और हेरिडिटरी के ऊपर भी बिलीव करते थे। नेचुरलिस्ट राइटर का मानना था कि ये जो फोर्सेस है जैसे नेचर, फेट, हेरिडिटरी, यही इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को शेप करते हैं और उनके फेट को भी। इसके कंपैरिजन में रियलिज्म के राइटर लोग जो है सिर्फ और सिर्फ रियल कंडीशन की डिस्क्रिप्शन देते थे, और इस वर्क को लिखने के पीछे का एम यही होता था कि सोसाइटी को इम्प्रूव करना है। नेचुरलिज्म जो है जनरली फोकस करते थे डिटर्मिनेशन पर, इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि वो बायोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस को रेजिस्ट नहीं कर सकते। यही तीन फोर्सेस जो है वो भी कोई भी कैरेक्टर की बिहेवियर और इनकी फेट को डिक्टेट करते हैं। रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म दोनों एक लिटरेरी रिस्पॉन्सेज है या मूवमेंट है टू अ सिमिलर कल्चरल डेवलपमेंट इन द यूएस, मगर ये दोनों लिटरेरी मूवमेंट अलग अलग अकर हुए थे। रियलिज्म की शुरुआत पहले यूरोप में हुई थी, उसके बाद यूएस में इसकी इमर्जेंस हुई। जो यूरोप के राइटर थे, रशिया के राइटर थे, उन्होंने रियलिस्टिक स्टाइल में 1800 से लिखना शुरू कर दिया था, मगर यूएस के राइटर ने इस स्टाइल को सिविल वॉर के बाद अडॉप्ट किया। इस मूवमेंट के अंदर रियल लाइफ टिपिकल कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को पोर्ट्रे किया जाता है ट्रूथ के साथ, और उसके अंदर इतनी एक्यूरेसी होती है कि वो हमारी ज़िंदगी की अनप्लीजेंट और सोलिडाइड एस्पेक्ट को निगलेक्ट नहीं करे। जो भी वर्क इस पीरियड में लिखा गया उसमें लोगों को डिपिक्ट किया गया हर क्लासेस के, और उन सारे चेंजेस के बारे में बताया गया है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से आए। इस पीरियड के जितने भी राइटर है वो जनरली कंसर्न होते थे कि हमारी आंखों में कैसी चीज़ें अपीयर हो रही है, और बिल्कुल उसी साइट को वो वर्क में लिख देते थे। राइटर्स रियलिटी को काफ़ी क्लोजली कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स में देते थे। कैरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे रादर देन एक्शन और प्लॉट। जनरली राइटर्स जो है लो इंसर्जेंट मिडिल क्लास पीपल्स के बारे में लिखा करते थे। डिक्शन जो होता था काफ़ी वर्नाकुलर होता था, ना कि पोइटिक टोन। जो पर्पस होता था वो लिखने का वो ये था कि लोगों को इंस्ट्रक्ट भी करे, साथ ही साथ उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना रीडर्स को। इसी वजह से जो रियलिज्म के जितने भी वर्क है वो कॉमन पीपल की लाइफ्स के अराउंड रिवॉल्व करते थे, और जितने भी वर्क इस पीरियड के दौरान लिखे गए उसमें जनरली थीम सर्वाइवल और वॉयलेंस रखा जाता था, ताकि हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ को जनरली अच्छे से पोर्ट्रे किया जा सके। ये जो दो थीम हैं, सर्वाइवल और वॉयलेंस, ये हमें मार्क ट्वेन के मेजॉरिटी ऑफ वर्क्स में देखने को मिल सकते हैं। स्टेफन क्रेन के वर्क एपिसोड ऑफ वॉर में भी यही दोनों थीम को दर्शाया गया है। कुछ ज़्यादा रियलिज्म की वजह से हर एक राइटर्स जो है वो कोशिश कर रहे थे वो हर एक स्टोरी को इतनी ट्रूथफुली, इतनी रियलिस्टिक वे से बता सके जितना पॉसिबल हो सके। मार्क ट्वेन, स्टेफन क्रेन, हेनरी जेम्स, जॉर्ज इलियट, ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट राइटर है इस पीरियड के जिन्होंने इस लिटरेरी मूवमेंट को शेप किया। नेचुरलिज्म एक ऐसा मैनर और मेथड ऑफ था कंपोजिशन का जिसमें ऑथर जो है वो हमारी ज़िंदगी को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो है। नेचुरलिज्म रियलिज्म से प्रोसीड होके आया है, और ये भी कह सकते हैं कि ये रियलिज्म का एक एक्सेक्रेटेड फॉर्म है। ये हमारे ह्यूमन बींग को दिखाता है कि ह्यूमन बींग जो है इन्वायरमेंट, हेरिडिटरी, सोशल कंडीशन से डिटरमाइंड होते हैं, और ये तीन फोर्सेस जो है बियॉन्ड द कंट्रोल है। नेचुरलिस्टिक राइटर जो है जनरली चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। ये जो मूवमेंट है इसमें ये बिलीफ था लोगों का या राइटर्स का कि साइंस जो है हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकता है, चाहे वो सोशल ही फेनोमेना हो या इन्वायरमेंटल फेनोमेना। नेचुरलिज्म वर्क में जनरली हम लोगों को सर्वाइवल, डिटर्मिनिज्म और वायलेंस के थीम को देखने का मौका मिलता है। रियलिज्म में सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल और वायलेंस के बारे में बताया जाता था। नेचुरलिज्म में एक और नए थीम को इंक्लूड किया गया था जो कि है डिटर्मिनिज्म। नेचुरलिस्टिक राइटर जो है वो कैरेक्टर की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस करते थे, जैसे कि मैरी चेस्टनट की सिविल वॉर अकाउंट में। ये अकाउंट उन्होंने वॉर के ऊपर लिखा है जिसमें उन्होंने रियल इवेंट को बताया है। इस अकाउंट में वो गॉड से प्रे करती है फॉर द गुड आउटकम्स और अपने हस्बैंड को सेफ रखने की उम्मीद लगाती है। नेचुरलिस्टिक पीरियड के जितने भी राइटर होते थे वो पुअरली एजुकेटेड या लो क्लास पीपल के ऊपर फोकस करते थे कि किस तरह से ये लोग पीपल स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए इस हॉस्टाइल और एलियन सोसाइटी के अंदर। इस मूवमेंट के जितने भी वर्क है उसमें काफ़ी केयरफुली डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया है मॉडर्न सोसाइटी के बारे में, पैनोरमिक व्यू दिया गया। फ्रेंच ऑथर एमिली जोला जो फर्स्ट थी उन्होंने इस टर्म को अडॉप्ट किया था, नेचुरलिज्म टर्म को। दस नेचुरलिस्टिक राइटर ऐसे स्टोरीज़ लिखा करते थे, और वो स्टोरीज़ जो इस आइडिया के ऊपर बेस्ड होती थी कि इन्वायरमेंट जो है वो डिटरमाइन और गवर्न करता है ह्यूमन के कैरेक्टर को। लिटरेरी फिगर जैसे कि हैमलिन गार्लैंड, थियोडर डेरिजर, फ्रैंक नॉरिस, ये कुछ प्रोमिनेंट राइटर थे नेचुरलिज्म पीरियड के।
दोनों मूवमेंट जो है वो अलग है आपस में स्लाइटली। नेचुरलिज्म और रियलिज्म जो है दोनों रियल लाइफ इवेंट को दिखाते थे, एक्सपीरियंस को दिखाते थे कॉमन अमेरिकन मैन की। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है द मॉडर्निस्ट पीरियड, जो स्पैन करता है फ्रॉम 1910 टू 1945। अमेरिकन मॉडर्निस्ट लिटरेचर एक डोमिनेंट ट्रेंड था। अमेरिकन लिटरेचर जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में लिखा गया है उसको हम लोग मॉडर्निस्ट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका 20th सेंचुरी में एंटर्ड कर चुका था काफ़ी ऑप्टिमिस्टिकली एज अ वेल्दी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पावर। ये जो मॉडर्निस्ट एरा है इसको हम लोग एरा ऑफ बोल्डनेस, फास्ट पेस्ड लिविंग भी कहते हैं। इन लिटरेचर इस एरा को हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि राइटर्स जो थे वो ब्रेक अवे करना चाहते थे उन सारी ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पोइट्री और अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग से। इस एरा के दौरान हर जगह चेंजेस हो रहे थे, वेदर रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो। ये काफ़ी क्लियर हो चुका था कि एक नया मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो उभर रहा है। मॉडर्निज्म एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था और ये मूवमेंट काफ़ी इंस्पायर हुआ था चेंजिंग लैंडस्केप से, और मोस्ट ऑफ द पार्ट रिप्रेजेंट करते थे, मतलब जितने भी वर्क थे इस दौरान लिखे गए वो रिप्रेजेंट करते थे स्ट्रगल जो कि एक आदमी को फील हो, क्योंकि न्यू आइडियाज़, न्यू डिस्कवरीज हो रहे थे और यही नए आइडिया, नई डिस्कवरीज जो है वो लोगों के पुराने तौर तरीक़ों को चैलेंज कर रहे थे। इस रेबेलियस इन्वायरमेंट की वजह से जो स्टेबल स्ट्रक्चर था स्ट्रॉन्ग पैट्रियाटिक नेशन का, मतलब यूएस का, वो वीक होने लगा था। इसी की वजह से इस पीरियड के जितने भी राइटिंग्स है वो रिफ्लेक्ट करते हैं लोगों के अंदर जो अनसर्टिनिटी था। ग्रोथ, प्रॉस्पैरिटी, फियर, वॉर, डेथ, मनी, मटेरियलिज्म, साइकोलॉजी, ये सारे जो चीज़ है वो स्टफ्स है जो कि हम लोग मॉडर्न लिटरेरी मूवमेंट ऑफ यूएस में के वर्क्स में देख सकते हैं। इस एरा के वर्क में मॉडर्निस्ट राइटर जनरली इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते थे इन कंपैरिजन ऑफ सोसाइटी। स्पेसिफिकली मॉडर्निस्ट राइटर जो है वो ये चीज़ जान के काफ़ी फैसिनेट थे कि हर एक इंडिविजुअल किस तरह से इस चेंजिंग वर्ल्ड को अडाप्ट कर रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम जो ऑथर है वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए विद द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग और उनको काफ़ी अमेरिकन इंटरनेशनल एक्लेम्स भी मिला। मॉडर्निज्म जो है वो मॉडर्न लाइफ के एसेंस को कैप्चर करता है। जितने भी मॉडर्न वर्क है उसमें थॉट एंड कन्फ्यूज़न हम लोग को देखने को मिलता है। ये थॉट एंड कन्फ्यूज़न अमेरिकन्स के मन में पैदा हो रहे थे ग्रेट डिप्रेशन और 2 वर्ल्ड वॉर के बाद। जो केओटिक लिटरेचर है इस पीरियड का वो रिवील्ड करता है कि किस तरह की लोगों के अंदर इनस्टेबल माइंडसेट था, क्योंकि वो समझना चाह रहे थे कि उनके अराउंड क्या हो रहा है। एक न्यू माइंडसेट था लोगों के अंदर। अमेरिकन ड्रीम का नोशन काफ़ी फेमस था। इसी की वजह से मेजर ऑथर इस पीरियड के जैसे हेमिंगवे, फिट्जगर्ड, फ्लॉन्कर, इलियट, इनको लॉस्ट जनरेशन पोएट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी वर्क में हम लोग को थीम ऑफ कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। इन द सेम वे थीम ऑफ आइसोलेशन जो है वो इस पीरियड में डोमिनेट कर रहा था, जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे की वर्क में आइसोलेशन की थीम को काफ़ी अच्छे से देखा जा सकता है। उनकी वर्क इन अनदर कंट्री उन्होंने पोर्ट्रे किया है आइसोलेशन, जो कि एक सोल्जर के द्वारा फील किया जाता है या कॉमन अमेरिकन्स के द्वारा। जो 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे उसने काफ़ी लोगों को या राइटर्स को अफेक्ट किया था। इस दौरान काफ़ी राइटर्स जो है बड़े बड़े वो मर चुके थे या वुंडेड थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वर्ल्ड जो है काफ़ी एब्जर्ड प्लेस हो गया था और दिन ब दिन ये एब्जर्डिटी बढ़ती ही जा रही थी। मॉडर्निस्ट राइटर जो है एब्जर्डिटी दिखाते हैं अपने वर्क में। मिस्टीरियसनेस ऑफ लाइफ, रश, सेंसलेस वायलेंस, ये सारी चीज़ यही बात को दर्शा रहे थे कि लोगों के अंदर इंसानियत अब ख़त्म हो चुका है। मॉडर्न लिटरेचर में इंडिविजुअल ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे देन सोसाइटी, कि किस तरह से ये इंडिविजुअल सारे ऑब्स्टिकल्स के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर ऐसे कैरेक्टर को दिखाता था जिनके पानी सर से ऊपर जाने ही वाले होते थे। राइटर वर्ल्ड को एज अ चैलेंज दिखाते थे और अर्नेस्ट हेमिंगवे को जनरली इस टाइप के वर्क के लिए रिमेंबर किया जाता है। द लास्ट लिटरेरी मूवमेंट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर इज द कंटेम्प्रेरी पीरियड 1939 टू प्रेजेंट। द वर्ड कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है लिविंग, बिलोंगिंग टू और अकरिंग इन प्रेजेंट, कुछ प्रेजेंट में होना। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को हम अच्छे से डिफाइन करने के लिए ये कह सकते हैं ऐसी लिटरेचर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लिखी गई हो। अमेरिकन लिटरेचर काफ़ी ब्रॉड और वैरिड हो गई थी थीम, मोड, पर्पस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्क ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो है सोसाइटी के सोशल पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को रिफ्लेक्ट करती है एक रियलिस्टिक कैरेक्टर के थ्रू। इस पीरियड के राइटर्स जो है ऐसे ट्रेंड की तलाश में थे जो लोगों के अंदर सोसाइटल स्ट्रेंथ को एलिमिनेट करे। 1940s की बिगनिंग में अमेरिका जो है पीस मेकिंग में इंडल्ज था, बिजी था, क्योंकि उसने काफ़ी अहम रोल निभाया था वर्ल्ड वॉर 2 में। अमेरिका
वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशन बन के इमर्ज हुआ। अमेरिका के अंदर स्टिल फीलिंग था कन्फ्यूज़न का। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, लोग जो है टोटली श्योर नहीं थे कि इस वॉर के डिवास्टेशन के बाद उन्हें क्या करना है। एग्जैक्टली लाइक रियलिज्म और नेशनलिज्म की तरह लोगों के अंदर लॉस इन फेथ हो गया था। लोगों का भरोसा उठ चुका था ह्यूमैनिटी और काइंडनेस के ऊपर से। ऑन द अदर हैंड, वॉर की वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग आ चुकी थी। हैंस कंटेम्प्रेरी पीरियड को हम लोग कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये पीरियड मिक्सचर है नेशनलिज्म का और स्केप्टिसिज्म का, क्योंकि ऑथर जो है वो टाइम के अगेंस्ट जा रहे थे। इस पीरियड में जितने भी जीनर्स थे वो काफ़ी वैरिड हो गए थे, वैरायटी आ गई थी, जैसे कि नावल, पोइट्री, प्ले, मेमोइर्स, ऑटोबायोग्राफी, ये कुछ नए नए कैटेगरीज जो है इमर्ज हुए थे। इस पीरियड की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ करती थी कि एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी को दिखाया जाता था विद अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड अ बिलीवेबल स्टोरी। इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो डिस्टिंक्शन है फिक्शन और नॉन फिक्शन के बीच में वो काफ़ी ब्लर्ड है, क्योंकि राइटर थे जो फिक्शन बेस्ड स्टोरी के, वो रियल लाइफ इवेंट के बारे में लिखते थे और उसमें कुछ ऑथेंटिक मटेरियल्स को भी इंक्लूड करते थे। वेयर एज जो राइटर थे नॉन फिक्शन के, वो हिस्टोरिकल फिगर्स को शो करते थे विथ इनकॉर्पोरेटिंग इमेजिन डायलॉग एंड सीन, कुछ डायलॉग और सीन को इनकॉर्पोरेट करके। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के पीरियड में सेटिंग जो होती थी, जितने भी स्टोरीज़ और वर्क लिखे जाते थे वो काफ़ी करंट होता था, मॉडर्न एरा का सेटिंग होता था, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होते थे। कैरेक्टर वेल डिफाइंड होते थे, रियलिस्टिक होते थे, हाईली डेवलप होते थे। कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करते थे जो भी चेंजेस उनके आसपास हो रहे हैं। जितने भी कैरेक्टर होते थे इस पीरियड के, जितने भी लिटरेचर है उसमें उन कैरेक्टर को इनसिक्योर्स दिखाया जाता था, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाया जाता था, धीरे धीरे डेवलपमेंट दिखाया जाता था। वो कैरेक्टर कुछ सर्च करते थे और वो कोशिश करते थे कि वो सारी चीज़ को समझे और इस चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर सके। थ्रू कैरेक्टर जो है राइटर जो है एक्सप्लोर करते थे कि किस तरह इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी को टैकल करना चाह रहा है, और उनके रिफ्लेक्ट करते थे फेट को, होप को, ड्रीम्स को। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के अंदर का सबसे बड़ा फीचर था कि इसमें मॉडर्न नैरेशन होता था और उस नैरेशन में रियलिटी के हार्शनेस को दिखाया जाता था। जो भी इस पीरियड में रिटन वर्क है वो प्रॉस्पेरस लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस थे और ये लाइफस्टाइल वर्ल्ड वॉर टू के बाद आई थी। मगर इस लिटरेरी क्लास की रूट्स उन डिवास्टेशन में थे जो डिवास्टेशन वॉर की वजह से इस दुनिया में आई थी। पोस्ट वॉर टाइम में कुछ न्यू रियलिटी ब्लूम हो रहे थे, जैसे कि पर्सनल सिनिज्म, डिसइल्यूजमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ जो है कॉमन थी इस लिटरेरी पीरियड में। जितने भी वर्क थे उनका मेन एम यही होता था कि लोगों को बताएं कि उनकी इस वर्ल्ड में कितने सारे इनजस्टिस हो रहे हैं, लोगों की सिविल राइट उनको दिलाना। जितने भी ऑथर होते थे इस पीरियड में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली लोगों की थिंकिंग को शिफ्ट करना चाहते थे अपनी राइटिंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल बिलव बाय टॉनी मॉरिसन, ये एक पावरफुल मैसेज देता है वर्क। जो भी ट्रॉमा एक स्लेव को फेस करना पड़ा, जो भी कल्चरल इनजस्टिस उन्हें फेस करना पड़ा बीइंग अ सिटीजन ऑफ यूएस। बहुत सारी इंपॉर्टेंट राइटर इस पीरियड में फ्लरिश हुए, जैसे कर्ट वर्निगर्ट, एमी जॉन, जॉन अपडाइक, सिल्विया प्लाथ, अर्दर मिलर, टॉनी मॉरिसन एंड मैनी मोर. So this is our video of American literature. Hope you all will like it, and don't forget to subscribe my channel and stay tuned for every update. Till then, study well.